Hello students, I am Gunjan Tandon. Welcome to my channel Gunjan Gurukul. स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। राइट, तो देखते हैं कि हम इसमें कौन कौन से वो टॉपिक जो हैं स्टडी करेंगे। इसमें टॉपिक होगा हमारा पॉइंट्स टू बी कवर्ड, जो भी टॉपिक्स टू बी कवर्ड है, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री। राइट, तो ये सारे टॉपिक हम जो हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हमारे चैप्टर के मेन टॉपिक जो हमें कवर करने हैं। फर्स्ट कौन सा हो गया? इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री। राइट, तो बात कर लेते हैं इसकी बिगनिंग इस चैप्टर की कैसे हमें करनी है। फूड रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज में हम देख लेते हैं क्या क्या है भाई, हमें क्रॉप प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमारे फूड रिसोर्सेज क्या है भाई, या तो हम प्लांट से फूड लेते हैं या फिर एनिमल्स से लेते हैं। तो जो हमारे फूड रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले सीरियल्स की। सीरियल्स में कौन कौन से आएंगे हमारे? वीट, राइस, मेज, मिलेट, सॉर्गम। यानी ये कौन से वो हैं फूड रिसोर्सेज जो हमें, जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यानी एनर्जी गिविंग फूड रिसोर्सेज। देन है पल्सेस। पल्सेस में हो गई ग्राम, पी, लेंटिल, जितनी भी दालें हम जो खाते हैं ना, वो हमारी, जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, वो सारी किसके अंडर आती हैं? पल्सेस के अंडर आती हैं। क्लियर? तो इसमें हमने पहला देख लिया कौन सा? सीरियल। एंड देन सेकंड देख लिया हमने इसमें पल्सेस, जो हमें क्या करती हैं? प्रोटीन देती हैं, यानी बॉडी बिल्डिंग जिनसे हमारी होती है, एज अ बॉडी बिल्डर जो वर्क करते हैं फूड रिसोर्सेज, वो कौन से हैं? पल्सेस। देन थर्ड है हमारा ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स सोयाबीन, ग्राउंड नट, सेसम, कैस्टर, सनफ्लावर। हम देखते हैं ना, इन सारी चीज़ों के सीड्स से हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। हमने सुना भी है सोयाबीन ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, यानी ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? फैट्स प्रोवाइड करते हैं। राइट, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, इनसे हमें क्या मिलता है? मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। क्लियर? तो फूड रिसोर्सेज कौन कौन से हो गए हमारे? सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स यानी जो फैट गिविंग है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग है, प्रोटीन यानी जो हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग, एंड देन फैट्स हमें किनसे मिलता है? ऑयल सीड से। एंड मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन हमें किससे मिलता है? मिनरल्स किससे मिलते हैं? वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स से। क्लियर? तो ये सारे हो गए हमारे फूड रिसोर्सेज। इन एडिशन टू दीज फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स लाइक बरसीम, ओट्स, Pseudan grass are raised as food for livestock are called as fodder क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स किसे कहते हैं? यानी जो चारा होता है ना, जो एनिमल्स को हम खिलाते हैं, उनके लिए वो कौन कौन से फूड क्रॉप्स है? बरसीम, ओट्स, स्यूडन ग्रास, है ना, जो लिव स्टॉक यानी जो एनिमल्स को फीड कराया जाता है उनके, जिसे हम हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज में चारा कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फॉडर क्रॉप्स। राइट, तो ये हो गए फूड रिसोर्सेज। देन वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स की दो क्रॉप्स हैं? वो है खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है? द क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप्स। यानी जो क्रॉप्स रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट मार्क कर लीजिएगा। पैडी, सोयाबीन, पिजन पी एंड मेज, दे आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। यानी ये जून जुलाई में सो की जाती हैं, एंड देन सितंबर टू अक्टूबर के बीच में इनका क्या होता है? हार्वेस्टिंग पीरियड होता है। क्लियर? तो ये हो गई हमारी खरीफ क्रॉप। कौन? जो रेनी सीजन में जून टू जुलाई के बीच में सो की, इनके सीड्स जो हैं वो सो किए जाते हैं, सोइंग सीजन होता है इनका, एंड देन हार्वेस्टिंग सीजन क्या होता है इनका? सितंबर टू अक्टूबर। तो इसीलिए खरीफ क्रॉप का पूरा एक ग्रोइंग पीरियड क्या कहा गया है? जून टू अक्टूबर। रबी क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। यानी जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं वो है हमारी रबी क्रॉप्स। कौन कौन सी हो गई? इनके एग्जाम्पल है, देखिए, वीट, ग्राम, पीज एंड मस्टर्ड। दे आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। यानी ये अक्टूबर नवंबर में इनका सोइंग सीजन होता है, इनके सीड्स जो है वो सो किए जाते हैं, एंड देन मार्च एंड अप्रैल में इनका जो है हार्वेस्टिंग सीजन होता है। यानी अब पक के तैयार हो जाती हैं, तो इनको कब काटा जाता है? इन दिस मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो इनका पूरा ग्रोइंग सीजन वो हो गया नवंबर टू अप्रैल। क्लियर? तो ये हो गई दो टाइप की क्रॉप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। देखिए इनका फ्लो चार्ट के थ्रू कंपैरिजन कर लेते हैं।
खरीफ क्रॉप, जैसा कि मैंने आपको बताया जून टू अक्टूबर रेनी सीजन होता है इनके ग्रोइंग का। और एग्जाम्पल कौन कौन से इनके, पैडी, सोयाबीन, मेज एंड एक्सेट्रा। एंड देन रबी क्रॉप्स नवंबर टू अप्रैल इनका सीजन होता है, यानी विंटर सीजन होता है। और इनके एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पीज एंड मस्टर्ड। क्लियर। देन बात कर लेते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है। फूड सप्लाईज आर जनरली एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंडियन फूड इज ग्रोइंग इनॉर्मसली। ग्रीन रिवोल्यूशन क्यों हुआ था? टू इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर एक वैसे ही हुआ था मिल्क रिवोल्यूशन, है ना, जिसको वाइट रिवोल्यूशन भी कहा गया है। वाइट रिवोल्यूशन यानी यहाँ पे जो है मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो है प्रैक्टिसेस की गई थी, जिनको मिल्क प्रोडक्शन का नाम दिया गया। और ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था? फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। तो दो तरह के आपने रिवोल्यूशन देख लिए, ग्रीन रिवोल्यूशन एंड वाइट रिवोल्यूशन। वाइट रिवोल्यूशन किसके लिए था? इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। एंड ग्रीन रिवोल्यूशन था टू इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। देन हम देख लेते हैं कौन कौन सी वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं और क्यों की जा रही हैं। भाई हम क्रॉप प्रोडक्शन, वैरायटी इंप्रूवमेंट की, क्रॉप ईल्ड की, प्रोडक्शन एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। क्यों? एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है, सेकंड दूसरे हमारे पास लिमिटेड एरिया ऑफ लैंड है फॉर कल्टीवेशन, है ना, जिसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप की वैरायटी, क्रॉप की ईल्ड को बढ़ाना होगा, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा, डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होंगी, राइट। तो वो कौन कौन से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हम देखते हैं। For sustained livelihood, one should undertake mixed farming, intercropping, integrated farming practices. For example, combining agriculture with livestock, poultry, fisheries, beekeeping. यानी इन सारी चीज़ों में जो है हमें इम्प्रूवमेंट लाना होगा। एग्रीकल्चर विद लिवस्टॉक, क्रॉप के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री को भी इम्प्रूव करना होगा। पोल्ट्री फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन, बी कीपिंग, इन सब की ईल्ड बढ़ाने के लिए जो हमें डिफरेंट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होगा। The major group of activities for improving crop yields can be classified as crop variety management, crop production improvement and crop protection improvement. कौन से वो तीन प्रैक्टिसेस हो गई जो क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है? वो प्रैक्टिसेस कौन सी हैं? फर्स्ट है क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपका हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉप की वैरायटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है? इसमें फर्स्ट प्रैक्टिसेस जो हम फॉलो करेंगे वो है हाइब्रिडाइजेशन एंड सेकंड हो जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो हाइब्रिडाइजेशन को पहले देख लेते हैं। इट रिफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, यानी जो जेनेटिकली दो डिसिमिलर प्लांट्स हैं उनके बीच में हम क्रॉसिंग करेंगे, ठीक है। और एक ऐसा नया बेस्ट क्वालिटी का प्लांट तैयार होगा जिसकी उसकी हायर ईल्ड के लिए हम जो जिसकी क्वालिटी इंप्रूव्ड होगी, जो बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, वाइडर एडेप्टेबिलिटी एंड डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें ये सारे जो है कैरेक्टर्स को फॉलो करता होगा, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग कराना। फॉर व्हाट? फॉर गेटिंग हायर ईल्ड, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस मीन्स डिजीज से बचाना, उनको नेमेटोड से बचाना, है ना। एंड देन एबायोटिक रेजिस्टेंस में उनको कोल्ड, फ्रॉस्ट और जो हॉट सीजन से बचाना। जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो क्रॉप्स जो हैं उसके लिए उनमें रेजिस्टिविटी हो। चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन मीन्स, यानी जो उनका ग्रोइंग पीरियड है उसमें मेच्योरिटी पीरियड का ध्यान रखना कि मीन्स शॉर्ट पीरियड में वो ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड हो, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रॉप ग्रोन की जा सकें और जो इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो। वाइडर एडेप्टेबिलिटी हो फॉर व्हाट? बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, उनको वो अडेप्ट कर सकें, हर सीजन में वो ग्रो कर सकें। देन डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, यानी एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जैसे फीचर्स की क्रॉप हम ग्रो करना चाहते हैं ना, टॉलनेस चाहते हैं, ज़्यादा ब्रांचिंग वाली चाहते हैं, तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन जो है बहुत हेल्पफुल होता है, राइट। अब हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं वो
डिफरेंट तरह का होता है, जिसमें पहला दिया हुआ है इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, यानी क्रॉस बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ, है ना, दो डिफरेंट वेराइटीज के बीच में क्रॉस कराना इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। देन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, जब हम क्रॉस कराएंगे डिफरेंट स्पीशीज के बीच में तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। देन इंटर जेनेरिक, यानी दो डिफरेंट जीनस के बीच, है ना, डिफरेंट जेनरास के क्रॉप्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराना इंटर जेनेरिक कहलाता है। देन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है, सेकंड मेथड, फर्स्ट हो गया हाइब्रिडाइजेशन और सेकंड आपका हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी जिनसे हमें एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक के जो है क्रॉप मिल जाती है। ये क्या हो गया, अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड अ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस क्रॉप में जो है डिजायर्ड जीन्स को इंट्रोड्यूस करा देना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्लांटिंग, है ना, जिससे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के प्लांट्स हमें मिल सकें। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिनको हम शॉर्ट में जीएमसी कहते हैं। जीएमसी में हम जो है प्लांटिंग के टाइम पे जीन्स इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिस कैरेक्टर जो हमारी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के प्लांट्स को हम ग्रो करना चाहते हैं, क्रॉप को ग्रो करना चाहते हैं, या फिर हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, मींस डिफरेंट वेराइटीज किसके किसके बीच में, या तो जीनस, स्पीशीज या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्रॉप्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराना, राइट। देन सेकंड है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, यानी जो क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट की जब हम बात करेंगे तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि या तो इनमें बिल्कुल कोई कॉस्ट का वो ना हो, या लो कॉस्ट में हो, या फिर हाई कॉस्ट प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़े। इनमें देख लेते हैं, पहला क्या है, न्यूट्रिएंट्स, है ना, उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। 16 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ आर कॉल्ड एज एसेंशियल एलिमेंट्स, यानी प्लांट्स को 16 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, और वो एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, है ना, यानी जिसमें से मेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो गए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनको टोटल हम कंबाइन करके क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। टोटल ये कितने होते हैं, 16, है ना, जिसमें इंक्लूडिंग कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 6 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटी, ठीक है, 6 एलिमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर, जो लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरी होते हैं, वो कौन कौन से हो गए हमारे, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। अदर 7 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, जो 7 अदर एलिमेंट्स हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, यानी 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट, 13 ये हो गए। और 3 मेन एलिमेंट्स कौन से थे हमारे, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, इनको इंक्लूड करके हमारे 16 एलिमेंट्स हो जाते हैं। और जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हमारे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो 7 एलिमेंट्स जो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, वो हैं आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं, क्लियर। देन देख लेते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, है ना, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो पहला तो हो गया हमारा न्यूट्रिएंट, दूसरा हो गया हमारा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है, मैन्योर इज प्रिपेयर्ड, ये देखिए फ्लो चार्ट में आपको दिया है, बहुत जल्दी लर्न करने के लिए आपको एज ए नोट्स बहुत हेल्प करेगा। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डीकॉम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट इज कॉल्ड ह्यूमस, है ना। ह्यूमस कैसे बनती है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, कैसे जो भी डेड सॉइल, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका डीकॉम्पोजिशन होता है और वो सॉइल में मिलके जो है वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन साइकिल में जब हमने पढ़ा था वो ह्यूमस बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही एनिमल एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट का जो भी डीकॉम्पोजिशन होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं, एंड इट डिसाइड्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ठीक है, यही हमारी मैन्योर हो जाती है। कंपोस्ट क्या होती है, वेस्ट इट जो फार्म वेस्ट निकलता है, काउ डंग,
वह है ना, जो भी एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, एक्सक्रीटा होता है, या फार्म से निकलने वाला जो वेस्ट क्रॉप्स का होता है, उन सबको जब स्टोर किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, कंपोस्ट बन जाता है आफ्टर डीकम्पोजिशन। वर्मी कंपोस्ट इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवर्म्स। जब सॉइल में जो है मेन्योर और इन सब के साथ में अर्थवर्म्स भी रहते हैं, हमें पता है अर्थवर्म्स जो हैं फार्मर्स के फ्रेंड कहलाते हैं और ये एक फर्टाइल सॉइल बनाने में हेल्प करते हैं। तो जब अर्थवर्म्स जो है प्रिपेयर करते हैं कंपोस्ट को बनाने में, इंक्लूडिंग फार्म वेस्ट एंड काउ डंग एटसेट्रा, तो उन्हें हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, राइट। फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर सर कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मींस जो हम फैक्ट्रीज में, जो हम आर्टिफिशियली अपने फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, वो होते हैं हमारे फर्टिलाइजर। इसलिए कहते हैं ना उनका कम से कम यूज़ करना चाहिए, इनका एक्सेसिव यूज़ जो है वो क्रॉप को डैमेज कर सकता है। एक्सेस फर्टिलाइजर डिस्ट्रॉय द सॉइल फर्टिलिटी, मैंने भी आपको बताया। ऑर्गेनिक फार्मिंग मींस क्या होता है? नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, यानी ऐसी चीज़ों को यूज़ करना, मींस ऑर्गेनिक चीज़ों, कोई जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर या हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ ना हो। उनसे डिजीज से बचाने के लिए, नेमेटोड से बचाने के लिए, जितने भी इस तरह के इन्फेक्शन से क्रॉप को बचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गा, नीम लीव्स, हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम्स। तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, राइट। तो अब देख लेते हैं मैन्योर क्या है। मैन्योर इट इज चीप एंड प्रिपेयर्ड इन रूरल होम्स एंड फील्ड। भाई इजी होता है घर में बनाना, फील्ड्स में बनाना, जबकि फर्टिलाइजर कॉस्टली होती है एंड प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। आपको फर्स्ट पॉइंट में मैंने अभी क्लियर किया था। इट इज़ वॉल्यूमिनस एंड बल्कि, इट इज़ कॉम्पैक्ट एंड कंसनट्रेटेड। ये जब मैन्योर कंपोस्ट जो हम बनाते हैं, ये ज़्यादा वॉल्यूम में तैयार किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, जबकि फर्टिलाइजर ज़्यादा कॉम्पैक्ट और कंसनट्रेटेड होते हैं, जिनकी एक्सेसिव में जब हम यूज़ करते हैं तो ये सॉइल और प्लांट्स दोनों को ये डैमेज करते हैं। इट इज़ इनकन्वीनियंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल। थोड़ा सा मैन्योर कंपोस्ट को हम ट्रांसपोर्ट करने में या स्टोर करने में थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है, जबकि फर्टिलाइजर इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल। पैकेट में यूज़ होते हैं, फैक्ट्री में बने हुए होते हैं, है ना, ज़्यादा जो है मॉडिफाई तरीके से बनाए गए हैं। मैन्योर इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनसे सारे न्यूट्रिएंट हमें मैन्योर या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट से मिल जाएं, जबकि फर्टिलाइजर जो है इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड कैन प्रोवाइड स्पेसिफिकली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये बहुत हेल्प करते हैं। भाई फर्टिलाइजर भी ज़रूरी होते हैं बट एक्सेसिव यूज़ नहीं करना होता है। क्या मिलता है इनसे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा। और जो हमारे मैन्योर एंड इसकी बात करें, इट एड ग्रेट ह्यूमस टू द सॉइल। भाई ये होम मेड होती है, फील्ड में बनाई गई होती हैं, फार्म वेस्ट से बनती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं सॉइल को जो है में ह्यूमिफिकेशन बढ़ाती हैं, सॉइल को मोर फर्टाइल बनाती हैं, जबकि फर्टिलाइजर डज नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। भाई ये सॉइल को ह्यूमिफिकेशन नहीं दे सकते, क्योंकि आर्टिफिशियली तरीके से ये प्रिपेयर किए जाते हैं, राइट। नाउ हम देखते हैं थर्ड प्रैक्टिस। फर्स्ट हो गई न्यूट्रिएंट, सेकंड हो गई हमारी क्या, जो हमने देखी थी कैसे हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। थर्ड प्रैक्टिस हो गई हमारी इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, यानी किस प्रैक्टिसेस के थ्रू हम जो है क्रॉप्स में पानी देते हैं। इंडिया हैज़ वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज आइदर थ्रू वेल्स, कैनाल्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम, tanks, rainwater and harvesting, water shedding management to increase in groundwater levels and to check the water flowing away to the sea। यानी इरीगेशन डिफरेंट मेथड से किया जा सकता है, वेल्स के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू, जो रिवर लिफ्ट सिस्टम होते हैं जिनमें जो एक रिजर्वायर जिनमें खुल रहा होता है, टैंक्स जो स्टोरेज होते हैं रिजर्वायर, उनसे भी पानी की सिंचाई की जा सकती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी पानी को स्टोर करके, रेन वाटर को स्टोर करके हम जो है इरीगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। वाटर शेडिंग मैनेजमेंट टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करने के लिए हम वाटर शेडिंग मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं। एंड टू चेक द वाटर फ्लोइंग अवे टू द सी, यानी जो सी से जो पानी आ रहा है, वाटर फ्लो के आ रहा है, उसको भी हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट इरिगेटिंग मेथड्स हमारे क्या क्या हो गए वाटर रिसोर्सेज के? वेल्स, कैनाल्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम, टैंक्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेडिंग मैनेजमेंट टू इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड टू चेक द वाटर फ्लोइंग अवे टू द सी, एंड प्लांट्स टू रिड्यूस सॉइल एरोजन। यानी इरिगेशन हम ऐसे करते हैं कि सॉइल एरोजन को भी स्टॉप किया जा सके, है ना। इस तरीके से इरिगेशन करना कि सारी मिट्टी, जो फर्टाइल मिट्टी है, वो इरोज ना हो जाए और उसकी
फर्टिलिटी ना कम हो जाए। सेकंड है क्रॉप फोर्थ वन प्रैक्टिसेस की क्रॉपिंग पैटर्न्स। पहली हो गई न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सेकंड होगी मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड अभी हमने देखी इरिगेशन, एंड फोर्थ इज क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न्स यानी प्लांट्स को किन डिफरेंट पैटर्न्स में लगाते हैं, तो उनके लिए कौन सी 3 डिफरेंट प्रैक्टिस है। वन इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, सेकंड इज इंटर क्रॉपिंग, एंड थर्ड इज क्रॉप रोटेशन, राइट। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। Mixed cropping, 2 or more crops grown simultaneously on same piece of land, यानी 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स जो हैं एक साथ एक ही लैंड पर साथ साथ बो देना। मतलब कई सारे क्रॉप्स के बीज हमने जो है एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही लैंड पर ग्रो करने के लिए जब हम ग्रो करते हैं तो वो क्या होती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। डिफरेंट वेराइटीज़ है ना, हर तरह की क्रॉप्स को हमने जो है फील्ड में डाल दिया और अलग अलग वेराइटी की क्रॉप्स जो है वो ग्रो करती हैं। देन इंटरक्रॉपिंग, 2 or more crops grown simultaneously on the same piece of land in a different pattern। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या हो गया कि उनको जो है एक लाइन हमने मतलब एक साथ बोना सेम पीस ऑफ लैंड एक पर्टिकुलर एक पैटर्न में, ठीक है। और क्रॉप रोटेशन क्या हो गया, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करना ऑन पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लांट सक्सेशन। यानी एक लाइन में मान लीजिए हमने कॉलीफ्लावर करी है, एक लाइन में हमने जो है वीट करी है, फिर अगेन कॉलीफ्लावर करी है। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर पैटर्न में प्लांट मतलब जब प्री प्लांट हम सक्सेशन करके जो है डिफरेंट क्रॉप्स को वो ग्रो करते हैं तो वो हो गया हमारा क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अब मिक्स क्रॉपिंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वो है वीट प्लस ग्राम। ये एग्जाम्पल याद कर लीजिए कि बहुत पूछे जाते हैं। वीट प्लस ग्राम, वीट प्लस मस्टर्ड, वीट प्लस ग्राम प्लस ग्राउंड नट, है ना, प्लस सनफ्लावर। इस तरह की क्रॉप्स जो है वो मिक्स क्रॉपिंग में आती हैं। देन इंटर क्रॉपिंग में कौन कौन सी, सोयाबीन के साथ मेज़ या बाजरा, काउपी, या फिर इस तरीके के आप अगर एनसीईआरटी बुक को रिफर करेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। 2 or 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन। 2 या 3 तरह की क्रॉप्स को साल में जो है इस तरीके से ग्रो की जाती हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में, जिन्हें हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं, राइट। अब देख लेते हैं मिक्स क्रॉपिंग में, अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट फेल्योर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप। अगर हम इस तरीके से मिक्स करके क्रॉप ग्रो करेंगे तो मतलब एक क्रॉप का फेल्योर होने की चांसेस रहती हैं। अ फ्यू क्रॉप्स ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विद फ्यू क्रॉप्स ऑफ सेकंड क्रॉप। एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप की रो होना, इस तरीके से उनको उनकी सेलेक्टेड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स हमें फिल करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि अगर हम अलग अलग एक साथ भी अगर कर रहे हैं एक डिफरेंट पैटर्न में तो भी उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, राइट। क्रॉप रोटेशन में इनमें अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, इरीगेशन फैसिलिटीज डिसाइड द चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड। इसमें भी हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उनका मॉइस्चर, उनकी इरीगेशन फैसिलिटीज़, जिस तरह की क्रॉप्स हम कल्टिवेट करना चाहते हैं। तो दैट वॉज अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न, क्लियर। देन उसके बाद हम देख लेते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। कैसे क्रॉप के लिए को जब हम प्रोटेक्ट करते हैं उसके लिए क्या मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट, डिजीज एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, है ना। जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनमें किसी भी तरह का वीड का इन्फेक्शन हो सकता है, इंसेक्ट्स लग सकते हैं, पेस्ट्स लग हो जाते हैं, डिजीज एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन कैसे करते हैं। इन सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन के लिए क्या हम जो है मैनेजमेंट फॉलो करना है ये देखते हैं। वीड्स क्या होती हैं, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द क्रॉप फील्ड। जब भी हम देखते हैं प्लांट्स के बीच में कुछ अलग से पौधे जो निकल आते हैं ना, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारी उस पर्टिकुलर जो क्रॉप हम ग्रो करते हैं उनका सारा न्यूट्रिएंट से खींच लेते हैं, राइट। तो ये हो गई हमारी वीड्स। वीड्स देखिए मैंने बताया, वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ। सारा न्यूट्रिएंट जो उस पर्टिकुलर क्रॉप को मिलना चाहिए वो वीड्स ले लेती हैं और जिससे प्लांट्स की ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जेंथियम, पार्थीनियम एट्सेट्रा, राइट। इंसेक्ट्स और पेस्ट क्या होते हैं, इट इज़ न्यूसेंस इन द क्रॉप फील्ड। ये कुछ भी हो सकते हैं, है ना। डिफरेंट पेस्ट जो होते हैं, जो कीट पतंगे जो उड़ते हैं ना, वो क्रॉप को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। इट अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ क्रॉप एंड रिड्यूस द यील्ड। ये प्लांट्स को क्रॉप को खा जाते हैं और उनकी यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, कैटरपिलर, ड्रैगन फ्लाई, मैंने बताया ना, इस तरह के जो कीट पतंगे जो उड़ते हैं वो जो है क्रॉप की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और उनकी यील्ड को रिड्यूस करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा इसमें
ये डिजीजेस कौन कौन सी हो जाती हैं। डिजीज देखिए, डिजीज इज कॉज्ड बाय पैथोजेंस, है ना। डिजीज जब भी होगी किसी पैथोजन से होगी क्रॉप्स में, और वो क्या करते हैं, ऑल्टर कर देते हैं उस पूरी क्रॉप्स की फिजियोलॉजी को एंड यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं, है ना। डिजीज से जो है प्लांट्स न्यूट्रिएंट नहीं ले पाता है, हेल्थ पर उसके इफेक्ट पड़ता है। एंड थर्ड इज रिड्यूस द यील्ड, वो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं। पैथोजन कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज भी लग सकती हैं, वायरल डिजीज भी क्रॉप्स में हो जाती हैं। क्लियर। देन सेकंड क्या है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए तो डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि भाई जो ग्रेन्स हम स्टोर करते हैं वो कैसे ख़राब हो जाती हैं ना, सारी इकोनॉमिकली हमारी इकोनॉमिक पे फ़र्क पड़ जाता है। तो डिफरेंट फैक्टर्स रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स। अब वो बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। बायोटिक में इंसेक्ट्स या रोडेंट्स, फंजाई कुछ भी लग सकती है। जब हमने स्टोर को ग्रेन्स को स्टोर करके रखा तो या तो उन्हें इंसेक्ट्स जो है उनमें लग सकते हैं, रोडेंट्स यानी चूहे या ये सब चीज़ें खा सकती हैं, फंगस लग सकती है। ठीक है। एबायोटिक फैक्टर क्या होता है, कुछ ऐसे सीजन में हमने स्टोर कर दिया ग्रेन्स को जिनसे जो प्रॉपर मॉइस्चर प्रॉपर टेम्परेचर ना मिलने से जो है वो ख़राब हो जाती है। ओवर मॉइस्चर मिल जाए या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर में जो हमने ग्रेन्स स्टोर की थी वो स्पॉइल हो जाती हैं। सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ द वेयर हाउस, जो भी जहाँ पर हम उसको स्टोर करते हैं, वेयर हाउस जहाँ कहलाता है, उसका भी एक सिस्टमैटिकली हमें उसको मैनेज करके रखना चाहिए। राइट। तो ये आ गया आपका क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। देन नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, इट इज़ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लिव स्टॉक इंक्लूडिंग फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। यानी एनिमल्स का मैनेजमेंट करना। लिव स्टॉक मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को का जो है उनकी फीडिंग, ब्रीडिंग और उनके डिजीज कंट्रोल, उनकी हेल्थ, उनके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से लेकर जो उनका एक प्रॉपर मैनेजमेंट हम जब करते हैं तो उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। राइट। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग एंड बी कीपिंग। एनिमल हस्बेंड्री में कौन कौन से वो चार चीज़ें आती हैं, वो है कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग एंड बी कीपिंग। देख लेते हैं ये क्या क्या है। इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बहुत क्लियर होता जाएगा और आपकी ये ना चैप्टर इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अगर आप इसे इस तरीके से पॉइंट्स फ्लो चार्ट या नोट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे ना तो ये आपको बिल्कुल याद रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी चैप्टर है। राइट। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, मिल्क एनिमल्स एंड ड्रॉट एनिमल्स, है ना, जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। मिल्क एनिमल्स मीन्स जो हमें जो मिल्क जिनसे मिलता है, जिनको मिल्च भी कहते हैं, मिल्च एनिमल्स। एंड ड्रॉट यानी जो वो एनिमल्स जो एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, जैसे हमारे ऑक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना, इस तरीके के जो बैल हैं, भाई काउ तो हो गई मिल्क एनिमल्स। और बैल या ऑक्स की हम बात करें तो ये ड्रॉट मतलब लेबर इनसे लिया जाता है ना, इनसे हेल्प की जाती है, जुताई करते हैं, ये एग्रीकल्चर फार्मिंग में हेल्प करते हैं। तो दो तरह के एनिमल्स हो गए कैटल फार्मिंग में, वन इज मिल्क एनिमल्स एंड सेकेंड इज ड्रॉट एनिमल्स। देन वील टॉक अबाउट पोल्ट्री फार्मिंग। क्या होती है, हम सबको पता है पोल्ट्री फार्मिंग होती है जिनसे हमें जहाँ से हमें मीट, चिकन, एग मिलता है ना, इनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो ये इसमें हम समझ गए, इसमें क्या आएंगी हमारी जो है डिफरेंट टाइप की ब्रीड्स आएंगी, ये भी हम डिस्कस करते हैं अभी। फिश फार्मिंग को पहले देख लेते हैं। फिश फार्मिंग क्या है, फिश के प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्वाकल्चर या पिसी-कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, पिसी-कल्चर। ग्रोइंग ऑफ मैरीन फिशेज इज कॉल्ड मैरीकल्चर। जब मैरीन फिशेस को ग्रो करने वाला टर्म क्या हो गया हमारा, मैरीकल्चर, है ना। फिश का प्रोडक्शन या तो एक्वाकल्चर या पिसी-कल्चर। क्लियर। देन बी कीपिंग क्या होती है, जिससे हमें क्या मिलता है, हमारा हनी, वैक्स एंड अदर मेडिसिनल चीज़ें। हनी जो मिलती है उससे वैक्स भी बनता है और मेडिसिन भी बनती हैं। और फिश फार्मिंग में हमने देखा था जो फिश होती है भाई हमें एनिमल प्रोटीन मिलता है ना, और उसके प्रोडक्शन को हम एक्वाकल्चर या पिसीकल्चर कहते हैं। और जब मैरीन फिशेस को ग्रो करते हैं तो हम उसे मैरीकल्चर कहते हैं। बी कीपिंग में हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है, वैक्स मिलता है, मेडिसिन बनती है उससे, है ना। एंड प्रिपरेशन एडिशनल इनकम टू द फार्मर, और ये जो है फार्मर्स की एडिशनल इनकम की तरह भी इनको तैयार किया जाता है। राइट। आजकल तो हनी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है फॉर डाइट एंड अदर मेडिसिनल यूज़। राइट। देन देख लेते हैं क्रॉस ब्रीडिंग क्या है। क्रॉस ब्रीडिंग टू गेट डिजायर्ड क्वालिटी, जैसे जिस तरह से हमने हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा था। ठीक है।
क्रॉस ब्रीड कराना, डिजायर्ड क्वालिटीज़ जो हम चाहते हैं डिफरेंट वेराइटीज़ के, एक हाई रेजिस्टेंट क्वालिटी है और जिसमें डिजीज़ ना हो, और दूसरा जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी हो जो प्लांट है ना, उनके बीच में जब हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो डिजायर्ड क्वालिटी की क्रॉप मिलती है। एक्जॉटिक क्वालिटी ऑफ लैक्टेशन, इंडिजिनस ब्रीड्स एंड क्वालिटी ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, है ना। यानी कैटल फार्मिंग में क्या होता है, इस तरह की क्वालिटी, उस तरह का उनका लैक्टेशन इंक्रीज करना कि वो डिजीज रेजिस्टेंस हो उनकी बॉडी, उन कैटल्स की। एक्जॉटिक एंड इंडिजिनियस ब्रीड इसमें आती हैं, इसमें भी एक्जॉटिक एंड इंडिजिनियस फिशेज को यूज़ करते हैं, है ना। एंड बी फार्मिंग में एक्जॉटिक हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी हम देखते हैं, स्टिंगलेस जो है बीज यूज़ करते हैं। क्लियर। तो कौन कौन सी डिफरेंट वेराइटीज़ के जो है हम एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं वो हो गई हमारी क्रॉस ब्रीडिंग में, राइट। अब डिजायरेबल मेंटेनेंस इनका क्या है, कैटल फार्मिंग में हम देखते हैं उनके लिए गुड वेंटिलेशन वाला शेड्स हो, है ना, जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, रफेज हो, कंसंट्रेट प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट्स वगैरह ना हो जिनसे उनकी बॉडी में अगेन पैथोजन वगैरह ना लग जाए, डिजीज ना लग जाए, वायरस या बैक्टीरियल। एंड स्किन डिजीज से बचाने के लिए उनका प्रॉपर टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन होना चाहिए। जो कैटल फार्मिंग में सेम इज द केस विद किसके, पोल्ट्री फार्मिंग में भाई हेंस को बचाने के लिए भी वही उनका प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, जहाँ वो रहती हैं जिस शेड्स में रहती हैं उनका प्रॉपर प्रोटेक्शन होना चाहिए पैरासाइट से, और टाइम टू टाइम उनको वैक्सीनेट कराना चाहिए स्किन डिजीज से बचाने के लिए। ऐसे ही फिश प्रोडक्शन में, फिश फार्मिंग के लिए जो लोकेशन है उनके लिए लार्ज, है ना, एक एरिया बना होना चाहिए फिश के लिए, है ना। प्रॉपर जो है इको साउंड्स, उनको कंपोजिट कल्चर, सीड वाइल्ड मिक्स विद अदर स्पीशीज, दूसरी स्पीशीज के साथ मिक्स करके उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करके नई जो है स्पीशीज को तैयार करना, है ना। हार्मोनल सिचुएशन स्टिमुलेशन टू ब्रिंग डिजायर्ड क्वालिटी इन फिश प्रोडक्शन, उनको इस तरह के हार्मोनल स्टिमुलेशन देना जिससे कि हाई क्वालिटी की फिश जो को हम जो है उनकी ईल्ड को प्रोड्यूस कर सकें, राइट। एंड देन बीज में क्या होता है, वैल्यू और क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द पैस्चुरेज और द फ्लावर्स अवेलेबल फॉर द टेस्ट ऑफ हनी। भाई बीज जिस तरह के फ्लावर से हनी ले अपना जो सक करती हैं, उसी वह डिपेंड करेगी किस पे, हनी की टेस्ट और उसकी क्वालिटीज़ पर। क्लियर। तो ये डिजायरेबल मेंटेनेंस इनके लिए हो गए। अब एग्जांपल देख लीजिए, कैटल फार्मिंग में इनकी दो तरह की एग्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स होती हैं, है ना। एग्जॉटिक एंड फॉरेन ब्रीड्स होती हैं, जिसमें एग्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड के एग्जांपल है जर्सी, ब्राउन स्विस। और लोकल ब्रीड्स कौन कौन से एग्जांपल हो गए, रेड सिंधी एंड साहीवाल, है ना। कैटल फार्मिंग में दो तरह की जो है वेराइटीज़ होती हैं, कौन कौन सी ब्रीड्स होती हैं इनकी, एग्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स, जिसके एग्जाम्पल है जर्सी, जर्सी एंड ब्राउन स्विस। लोकल ब्रीड्स में कौन कौन सी दो इनकी ब्रीड्स हो गई, रेड सिंधी एंड साहिवाल। पोल्ट्री फार्मिंग में इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एग्जॉटिक लेग हॉर्न, इंडिजिनियस ब्रीड्स एंड असील, राइट। अब फिश में देख लेते हैं, पिसीकल्चर में इनके फ्रेश वाटर जो फिश होती हैं वो कौन कौन सी है, मार्कोब्रैंकियम एंड मरीन पीनियस, राइट। प्रॉन्स एंड फ्रेश वाटर फिशेज हो गई, है ना। मरीन फिशेज हो गई, बॉम्बे डक्स, सार्डिन्स एंड अदर कॉमन डिश फिशेज, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए आपके फिश के, फ्रेश वाटर मार्कोबैक्टीरियम एंड मैरीन पीनस, प्रॉन्स फ्रेश वाटर फिशेज, मैरीन फिशेज कौन कौन सी होगी, बॉम्बे डक एंड सार्डिन्स। नाम आप लर्न करते चलिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बी कीपिंग में जो है एपीज सिरेनिडिका एंड डॉर्सोटा, राइट, ठीक है। यानी इनका इसका क्या नाम है, जो बीज में जो मेन ब्रीड यूज होती है वो है एपीज सिरेनिडिका डॉर्सेटा। क्लियर। तो ये हो गया आपका यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री में कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग एंड बी कीपिंग, जिसमें हमने देखा उनका पर्पस, क्रॉस ब्रीडिंग, उनकी डिजायरेबल मेंटेनेंस कैसे होती है, एंड उनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, राइट। आई होप स्टूडेंट्स इस चैप्टर को जो भी मैंने आपको इस तरह से नोट्स के फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में पढ़ाया है, इट वुड बी क्लियर टू यू ऑल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Till then, keep watching and keep learning.